गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो आज जिस बात पर चर्चा हो रही है वो है बेसिस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स, यानी कि सोशल थिंकर्स पर चर्चा होने जा रही है कि समाजशास्त्र के अंदर जो सामाजिक चिंतक उन चिंतकों पर हम आज चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम जो चिंतक हैं, समाजशास्त्र के विचारक जो हैं, वो हैं सबसे पहले अगस्त कॉम्ट। जो आज ये लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर फर्स्ट ईयर क्लास वाले भी सुन सकते हैं इसे, सेकेंड ईयर क्लास वाले भी और थर्ड ईयर क्लास वाले भी, यानी कि बीए की तीनों क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को समझ सकते हैं, क्योंकि यह लेक्चर और यानी कि अगस्त कॉम्ट जो एक बुनियादी विचारक है, बहुत ही समाजशास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बुनियादी विचारक। तो बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर की तीनों क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए ये लेक्चर उपयोगी है, उनके सिलेबस के आधार पर भी। तो आज का जो लेक्चर है वो है बेसिस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स, सोशल थिंकर्स, सामाजिक विचारक में सबसे पहले नंबर पे है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट का जन्म मैंने पहले लेक्चर में भी बताया आपको। अगस्त कॉम्ट फ्रांस से संबंधित हैं। 1798 में उनका जन्म हुआ था और उनकी जो बौद्धिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा दर्शन शास्त्र से ही प्रारंभ हुई है, फिलॉसफी से। और उनकी जो पहली पुस्तक का नाम है वो भी पॉजिटिव फिलॉसफी के नाम से ही है प्रसिद्ध, पॉजिटिव फिलॉसफी। दूसरी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम पॉजिटिव पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम राजनीति से संबंधित है, लेकिन जो समाजशास्त्र की जो व्याख्या, समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी बातें अगस्त कॉम्ट ने बताई हैं वो सारी बातें पॉजिटिव पॉलिटिक्स के अंदर ही हैं। 2-3 किताबें इनकी फेमस किताबें जो समाजशास्त्र से संबंधित हैं, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स के नाम से है। और ये पुस्तक 1851 से 1854 के बीच में 4 पार्ट्स में, 4 खंडों में प्रकाशित होती है। तो समाज के बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं, समाज की जो बुनियादी फेनोमेनास थे, समाज का बुनियादी जो स्वरूप जो अगस्त कॉम्ट ने प्रस्तुत किया है वो इसी पुस्तक में उन्होंने दिया है। और कई सारी किताबें हैं, लेकिन मेन किताब है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। पुस्तक का सीरियस राजनीति से संबंधित है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो बातें हों समाज से संबंधित ही उन्होंने बताई है। दूसरा पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र में जो अगस्त कॉम्ट है, अगस्त कॉम्ट किन किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहली बात हमें ये भी जाननी जरूरी है कि समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट किन किन बातों के लिए, किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो हम सबसे पहले अगस्त कॉम्ट को जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के पिता हैं, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की है। दूसरा कार्य जो है जिनके कारण हम उन्हें जानते हैं वो है 3 स्तरों का नियम, है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। बेसिकली यही इसका टाइटल है जो हम आप पढ़ रहे हैं फिलहाल, अगस्त कॉम्ट का 3 स्तरों का नियम। इसका एक शीर्षक है, इसी लेक्चर का शीर्षक। तीसरी बात है प्रत्यक्षवाद की स्थापना।
चौथा है विज्ञानों का वर्गीकरण, जो कि मैंने पहले भी आपको समझाया है। विज्ञानों का वर्गीकरण, कैसे विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, क्या चीज़ समझाई है, विज्ञानों के वर्गीकरण करने में क्या चीज़ उन्होंने समझाई है। आगे जो कार्य है उनका वो है समाज की सावयवी अवधारणा, यानी कि समाज को एक जीव की भांति समझना, जीव की भांति उसे देखना और उस चीज़ को जीव के स्वरूप, जीव के आधार पर इस चीज़ को समझना, ये ऑर्गेनिक कंसेप्ट है। तो ये कई सारे कार्य हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं। मानवता के धर्म की उत्पत्ति की, सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है उसका डिसाइड करना उस चीज़ को, है ना, कि भाई हमारा समाजशास्त्र किन किन क्षेत्रों पर रहकर, किन क्षेत्रों पर आधारित अध्ययन है। तो ये कई सारे हैं कार्य हैं जिनको हम समझते हैं, और हमारा तात्पर्य है कि हम अगस्त कॉम्ट के कार्यों के आधार पर ही उनको समझते हैं। तो जो हमारा जो यहाँ पर जो चर्चा है, हमारी चर्चा है अगस्त कॉम्ट का 3 स्तरों का नियम। आज की वीडियो क्लिप में समाजशास्त्र में जो अगस्त कॉम्ट है, अगस्त कॉम्ट का 3 स्तरों का नियम, यानी कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या है? कहने का तात्पर्य है कि अगस्त कॉम्ट ने पहले से लेकर, यानी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समाज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, 3 स्तरों में डिवाइड किया है, बांटा है। अगस्त कॉम्ट हैं सावयवी, समन्वयात्मक दृष्टिकोण वाले, रेखीय दृष्टिकोण वाले। सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया है। आप आगे पढ़ेंगे इसमें कि सामाजिक परिवर्तन 2 तरीके से होता है, एक तो रेखीय तरीके से, एक चक्रीय तरीके से। तो अगस्त कॉम्ट जो प्रणेता हैं, अगस्त कॉम्ट रेखीय परिवर्तन के प्रणेता माने जाते हैं। रेखीय यानी कि एक सीधी रेखा में चलने वाली स्थिति। तो समाज का जो 3 स्टेजेस का नियम है, 3 स्टेजेस का जो नियम है समाज का, ये मूल रूप से रेखीय परिवर्तन से संबंधित है टोटल। कि उन्होंने बताया है कि समाज पहले से लेके अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को 3 भागों में बांट दिया है उन्होंने। तो पहली स्टेज, समाज की जो पहली स्टेज कैसी थी, समाज की दूसरी स्टेज कैसी बनी, समाज की तीसरी अवस्था कैसे बनी है, या समाज की तीसरी अवस्था की स्थिति कैसी बनी है। तो ये जो तीनों स्तरों का जो नियम है, ये रेखीय सिद्धांत पर आधारित है। अगस्त कॉम्ट जो रेखीय सिद्धांत के जो प्रणेता में अगस्त कॉम्ट को माना जाता है, वो ही ये सिद्धांत इसी पर आधारित है कि समाज एक सीधी रेखा में चलता चला जाता है। प्राचीन काल से लेके जब से समाज की उत्पत्ति हुई है, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से लेके अब तक समाज जो है एक सीधी रेखा में चलता चला आया है। यानी कि समाज में जो चीज़ पहले घटित हो चुकी हैं वो दोबारा घटित नहीं होती। रेखीय सिद्धांत तो ये कहता है कि समाज में जो पहले चीज़ें घटित हो चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसी का जो विपरीत सिद्धांत वो चक्रीय सिद्धांत कहलाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो है एक तरीके से रेखीय सिद्धांत, 3 स्तरों का नियम। तो अगस्त कॉम्ट ने बताया है कि समाज अब से पहले आगे तक किस तरह से अपने अस्तित्व को बनाता हुआ आया है और अपने आप को कैसे परिवर्तित करता हुआ आया है, समाज का विकास कैसे कैसे होता आया है, उसको जो है 3 स्तरों पर बांटकर उन्होंने समझाया है कि भी समाज पहले ऐसे फिर ऐसे स्थिति में परिवर्तित होता हुआ है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता हुआ है।
और परिवर्तित होता हुआ है। तो जो सबसे पहला जो स्तर है वो अगस्त कॉम्टे ने जो सबसे पहला स्तर बनाया था वो बनाया है धार्मिक स्तर। दूसरा बनाया है तात्विक, जिसे मेटाफिजिकल भी कह देते हैं, तो भौतिकतावादी अवस्था। और तीसरा जो स्तर है वो है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवादी बोल देते हैं उसको, साइंटिफिक स्टेज भी है, पॉजिटिव स्टेज। तीसरा तो कहने का तात्पर्य है कि जो पहली स्टेज है उस स्टेज में, जो धार्मिक स्टेज है, उस स्टेज में अगस्त कॉम्टे उस समय की सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से व्याख्यायित करते हैं वो ये है कि जो प्रारंभिक अवस्था थी समाज की, उसमें मनुष्य की जो मानसिकता थी, जो मनुष्य का मस्तिष्क का जो विकास था, क्योंकि क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क के अनुरूप ही या अनुसार ही समाज का भी एक मस्तिष्क होता है, जिसका एक विकास भी होता है, विकास, इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड। जैसे मनुष्य के माइंड का इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट, ऐसे ही सोसाइटी के माइंड का भी डेवलपमेंट होता है। तो जो पहली अवस्था है धार्मिक, वो अवस्था ये कि बताती है कि उस समय जो मनुष्य था या मनुष्य उस समय जो समाज में रहता था, उसकी जो मानसिकता, सोच जो थी, ये थी कि समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी धार्मिक हैं, वो सारी ईश्वरीय हैं, अमूर्त हैं, मूर्त हैं और अलौकिक हैं। सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, यानी कि मनुष्य से बहुत अलौकिक, मनुष्य से परे वाली चीज़ें हैं जो समाज में घटित हो रही है। समाज में व्यक्ति देखता है, हर चीज़ों को समझने की थोड़ी कोशिश भी करता है, लेकिन क्या है कि सारी चीज़ें अमूर्त हैं, तो समझने के बाद भी उन चीज़ों को अनसमझा करना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि वे सारी चीज़ें अलौकिक हैं, समझ से बहुत परे हैं। मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है उस समय पे, तो वो चीज़ें सारी बाध्य हैं, मानने के लिए बाध्य हैं। वो चीज़ें, घटनाएं बाध्य हो जाती हैं मनुष्य के लिए कि भाई ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अपने से परे हैं। पहली अवस्था है धार्मिक अवस्था है। उस अवस्था में क्या बताया जाता है कि धार्मिक अवस्था में मानव मस्तिष्क अपने सभी प्रयत्नों और कार्यों का प्रारंभिक और अंतिम कारण, संक्षेप में संपूर्ण ज्ञान की खोज के लिए यह मान लिया जाता है कि समस्त घटनाएं किन्हीं अलौकिक प्राणियों द्वारा उत्पन्न और उन्हीं की तत्कालिक क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी शक्तियां हैं पीछे जो दिखाई ना दे रही हैं, जो इन सब चीज़ों को, प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को संचालित करती हैं। वो ना दिखाई देने वाली ईश्वरीय अलौकिक शक्ति है जो पीछे है। तो मनुष्य उन सारी शक्तियों के समक्ष नतमस्तक होने के लिए मजबूर है। तो अगस्त कॉम्टे ने जो बताया है कि जो पहला जो स्तर है वो ये है कि धार्मिक स्तर है और उसमें धर्म से ही संबंधित, यानी कि उस चीज़ को धर्म मान लिया जाता है जिस चीज़ को हम व्यवहार में परिणित कर लेते हैं, वो चीज़ धर्म है। जो हमारे कार्य करने के व्यवहार है वही धर्म कहलाता है, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त। तो धार्मिक जो अवस्था है उसको भी उसने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में इसलिए बांटा है कि स्टार्टिंग से, यानी कि धार्मिक अवस्था भी 3 भागों में है कि धार्मिक अवस्था फर्स्ट जो स्टेज है वो तुरंत सेकंड स्टेज पर नहीं आती है, इसलिए धार्मिक अवस्था भी 3 भागों में बांटा गया। उसने पहली है फैटिस, यानी कि भूत प्रेत अवस्था। दूसरी है बहुदेववाद अवस्था, पॉलीथिज्म, यानी फैटिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। पहली अवस्था को भूत प्रेत अवस्था बोला जाता है, दूसरी अवस्था को बहुदेववाद अवस्था, तीसरी अवस्था कहलाती है एक देववाद अवस्था। तो जो बहुदेववाद अवस्था, जो भूत प्रेत अवस्था है
वो ये है कि उस समय मनुष्य का मस्तिष्क इतना ही कार्य करता था कि वो यही समझने की कोशिश की जाती थी कि जितनी भी सारी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, वो सारी घटनाएं किसी और की नहीं है, वो केवल भूत प्रेत और जादू टोनों की के वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तो उस समय के जो मनुष्य, उस समय का जो व्यक्ति था, उसका जो मस्तिष्क ने यही कार्य किया और इन सभी शक्तियों के आगे उसने अपने को झुकाया। दूसरी जो अवस्था आती है वो है बहुदेववाद। बहुदेववाद का तात्पर्य यह होता है कि हवा चल रही है तो इसे चलाने वाला कोई अलग है, कोई अलग शक्ति है, ईश्वर है। गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, सूखा पड़ रही है, आंधी आ रही है, इन सभी क्रियाओं को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई जादू टोना है, ना कोई भूत प्रेत है। क्योंकि जादू टोना और भूत प्रेत वाली जो अवस्था वो पीछे समाप्त हो चुकी है। वो किस कारण? वो इस कारण कि मनुष्य के मस्तिष्क ने विकास करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य के मस्तिष्क ने ये बातें सिद्ध की कि भाई भूत प्रेत और जादू टोना कोई चीज़ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप वो उन चीज़ों को घटित करती हैं, घटनाओं को। हवा चल रही है तो वायु देवता चलाते हैं, गर्मी हो रही है तो सूर्य देवता कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी घटनाएं अलग अलग व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक शक्ति नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुदेव, यानी कि बहुत सारे देवताओं द्वारा संचालित क्रियाएँ समाज के अंदर हो रही है। तो ये घटनाएं उस समय घटित हो रही है। वो सब घटनाएं उस समय इसलिए घटित होती हैं क्योंकि व्यक्ति का जो मस्तिष्क था उसने ऐसा विकास किया, समझने की शक्ति और विचार करने की शक्ति थोड़ी थोड़ी आती जाती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने के बाद मस्तिष्क का विकास, शरीर के विकास के साथ, शारीरिक विकास के साथ साथ मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो वैसे ही समाज के मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, व्यक्ति के मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है। अब आती है धार्मिक अवस्था जो पहली है, उसमें जो थर्ड स्टेज आती है, सब स्टेज, वो है मोनोथेइज्म, यानी कि एक देववाद। तो इस अवस्था में कि मनुष्य के मस्तिष्क ने और ज़्यादा विकास किया, विकसित हुआ। तो अब ये धारणाएं बननी शुरू हो जाती हैं समाज के अंदर कि भाई जो सारी घटनाएं पहले अलग अलग शक्तियों द्वारा संचालित की जाती थी, वो सभी घटनाएं अब ऐसा नहीं है। अब ये विचार विकसित हुआ, ये जो आइडिया डेवलप हुआ कि ये सारी क्रियाएं हैं, प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं जितनी भी घटित होती हैं वो कोई एक ही शक्ति है, दैवीय शक्ति, अलौकिक शक्ति है वो, जो इन सारी घटनाओं का परिणाम है। वो एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही शक्ति है, एक ही अलौकिक अमूर्त शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो इन सभी सामाजिक या प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने वाली है। तो हम जो समझ रहे हैं, हम वो चीज़ समझ रहे हैं इसमें कि भाई मनुष्य के मस्तिष्क ने कैसे कैसे अपने आप को विकसित किया, घटनाओं को देखने के आधार पर मनुष्य ने अपने मस्तिष्क को विकसित किया है। जब मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता है तो सामाजिक चेंज का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। ये भी मनुष्य के मस्तिष्क का विकास सामाजिक परिवर्तन का कारण, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अगस्त काउंट के अनुसार समाज ने ऐसे ऐसे अपने आप को विकसित किया है वर्तमान तक आते आते।
दूसरा जो स्टेज है वो है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में भी यही बातें हैं। मनुष्य के मस्तिष्क ने और ज़्यादा विकास किया तो उसने चिंतन शुरू किया, सोचने विचारने की शक्ति बनाई। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत तीनों स्तरों के नियम का जो दूसरा स्तर है वो है भौतिकवादी स्तर, मेटाफिजिकल, तात्विक अथवा अमूर्त। अमूर्त भी बोला जाएगा इसको, जो धार्मिक और वैज्ञानिक स्तर के बीच की दशा है। धार्मिक और वैज्ञानिक स्तर यानी कि धार्मिक अवस्था जो पहली स्टेज थी, पहली और थर्ड स्टेज के बीच की अवस्था मानी जाएगी ये। और विशेषताएं भी इसी की बीच की विशेषताएं हैं। इस स्तर में तार्किकता के साथ साथ कुछ अमूर्त शक्तियों पर भी विश्वास में भी समावेश है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति एक ओर जहाँ घटनाओं के कारण की खोज करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह अलौकिक शक्तियों में भी विश्वास करना चाहता है। इस स्तर में मनुष्य ये सोचने लगता है कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, बल्कि एक अदृश्य, निराकार और अमूर्त शक्ति विद्यमान है। यानी कि पहले जो मूर्त स्वरूप, ईश्वर का जो मूल स्वरूप था मानना, मस्तिष्क का विकास वहीं तक सीमित था, वहीं तक विकसित था कि उसने सोचा था पहली अवस्था में कि ईश्वर दिखाई देने वाली चीज़ भी है, हवा जो चल रही है इसमें दिख रहा है ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन सेकंड स्टेज में आके वो अमूर्त जो स्थिति थी अलौकिक शक्ति की, वो अब मूर्त जो स्थिति थी अलौकिक शक्ति की, वो अमूर्त हो चुकी है, ना दिखाई देने वाली। यानी कि एक ऐसी शक्ति जो ना दिखाई देती है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये सारी इस तरह की सेकेंड स्टेज में आकर इस तरह की स्थिति, सामाजिक स्थिति पैदा होती है। कॉम्ट ने खुद लिखा है कि तात्विक स्तर में जो केवल प्रथम स्तर का ही संशोधित रूप है, मस्तिष्क यह मानने लगता है कि अलौकिक शक्ति की अपेक्षा कुछ अमूर्त शक्तियाँ ही वास्तविक सत्ता के रूप में सभी जीवों में विद्यमान रहती है। अर्थात गुणात्मक, मानवीय तथा उनमें सभी तरह की घटनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो अमूर्त और अलौकिक शक्ति है वो उसे समझना शुरू किया, या जो भी है माइंड डेवलपमेंट की बात है इसमें, कि ये अलौकिक शक्ति सभी प्राणियों में निवास करने वाली होती है। जैसे आज भी हम मानते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, वो सारी चीज़ें अभी एकदम ऐसा नहीं है कि हमारे समाज से विलुप्त हो गई हैं। ये सारी विचारधाराएं अभी भी हैं कि ईश्वरीय कण में विद्यमान रहता है। तो पहली अवस्था जो है वो टोटल धर्म पर आधारित है कि समाज का जो अस्तित्व है, समाज का निर्माण करने का जो उत्तरदायित्व है वो मनुष्य से परे था पहली स्टेज के अंदर। समझने वाली बात है। अभी इसका जो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पहली स्टेज जो बताती है, पहली स्टेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि समाज के निर्माण में जो भागीदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो टोटल मनुष्य से परे है। सेकंड स्टेज में आके जो समाज के निर्माण की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आधी है। मनुष्य भी अपने आप को उसका रिप्रेजेंटेटिव मानता है कि भाई मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ रोल है। मनुष्य व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन चीज़ों को घटित करने के लिए। घटनाओं का जो परिणाम है वो हम मनुष्य खुद है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है पॉजिटिव स्टेज, यानी कि साइंटिफिक स्टेज है। इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ों को नकार दिया है। साइंटिफिक स्टेज में आके मनुष्य का जो माइंड है, माइंड डेवलपमेंट एक हायर स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि लॉजिकल, एडवांस थिंकिंग। एक तरीके से देखा जाए तो सिंथेसिस स्टेज है, एक सिंथेसिस
संवाद की जो स्थिति है। तो माइंड डेवलपमेंट हो गया तो क्या है कि विज्ञान धर्म का जो स्थान है वो विज्ञान ने ले लिया। धर्म का जो रोल था उस रोल को साइंस ने ले लिया। जो पहले धर्म के द्वारा चीज़ें निर्धारित या घटित होती थी वही चीज़ें अब विज्ञान द्वारा निर्धारित या घटित होती हैं। अब कोई ना भूत प्रेत है, ना कोई बहुदेववाद है, ना कोई एक देववाद है। जितनी भी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं वो स्वयं उसका जिम्मेदार व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास हो चुका है मस्तिष्क का, और मनुष्य ऐसी चीज़ों को सोचने के लिए कैपेबल है जिसमें तर्क की भावना प्रधान है, जो वस्तुनिष्ठता है। क्योंकि कॉम्ट ने भी कहा है कि कॉम्ट के द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों के नियम का यह अंतिम स्तर है, जिसे कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी स्तर का नाम दिया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह वह स्तर है जिसमें मनुष्य धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर केवल उन्हीं तथ्यों को वास्तविक मानता है जिससे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। यानी कि जो चीज़ हमें पहले दिखाई ना देने वाली चीज़ें थी, अमूर्त चीज़ें थी, जिनको अमूर्त थी और उन्हीं को मनुष्य ने फिर मूर्त भी बनाया, पहले फिर अमूर्त अवस्था भी बनाई। ना दिखाई देने वाली चीज़ें भाई दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे कुछ नहीं है, ये है कुछ ना कुछ जो दिखाई भी नहीं दे रहा है लेकिन है। तो उन सभी चीज़ों को वैज्ञानिक स्तर में आके मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के द्वारा उन सब चीज़ों को नकार दिया गया है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज़ मूर्त अवस्था में नहीं है, जो चीज़ मेटाफिजिकली नहीं है, उस चीज़ पर क्या विचार किया जा सकता है, क्या सत्यता उसकी हम की कसौटी पर हम उतार सकते हैं। इसलिए क्या है कि अमूर्त चीज़ों को, अमूर्त घटनाओं को उसने नकार दिया है। घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके तर्क के आधार पर तथा उनकी विवेचना करना ही विज्ञान है। अतः इस स्तर को वैज्ञानिक स्तर भी कहा जाता है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी स्तर का आरंभ 19वीं शताब्दी के समय से माना है, जिसमें मनुष्य ने कल्पनात्मक चिंतन की जगह घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन करना प्रारंभ किया। इस स्तर में व्यक्ति किसी घटना के कारण और परिणाम की व्याख्या किसी अलौकिक शक्ति अथवा भावनात्मक आधार पर नहीं करते, बल्कि घटनाओं का विश्लेषण, अवलोकन, वर्गीकरण, परीक्षण, तार्किकता के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्षवादी स्तर की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अगस्त कॉम्ट ने बताया है कि प्रत्यक्षवादी अवस्था में मानव मस्तिष्क निरपेक्ष धारणाओं, सृष्टि की उत्पत्ति और उसके लक्ष्यों तथा विभिन्न घटनाओं के कारणों की व्यर्थ की खोज को त्याग देता है और मस्तिष्क का उपयोग विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम और उनकी समानताओं से संबंधित नियमों के अध्ययन के लिए करने लगता है। तो क्या है कि जो अब से पहले उसने अपनी समाज के अंदर रहते हुए जो भी घटनाओं को घटित होते हुए देखा है, जिसमें अमूर्तताओं की बहुलता पाई जाती थी या पाई जाती है, उन चीज़ों को उसने नकार दिया है। और जो दिखाई देने वाली चीज़ है, सीधी घटित हो रही है, उस चीज़ को वस्तुनिष्ठता के आधार पर अवलोकन करके, जांच करके, परख करके, सोच समझ के वस्तु का अवलोकन करना है, वर्गीकरण करना है, उसके बारे में समझना है, सत्यता की जांच करनी है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी ये कार्यकलाप हैं, जितनी भी कार्यशैली आती है इस तरह की, वो सारी क्या है, पॉजिटिविज्म कहलाती है, साइंटिफिक मेथड। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को, किसी भी विचारधारा को परखना, समझना, उसकी सत्यता की जांच करना, वस्तुनिष्ठता की जांच करना। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी है वस्तुनिष्ठता।
वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि जो चीज़ सभी उस चीज़ को सत्य माने, यानी कि एक व्यक्ति जो है, एक अकेला व्यक्ति एक चीज़ को सत्य मानता है तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं कहलाती, क्योंकि वो व्यक्तिनिष्ठ है। क्योंकि वो एक घटना या वस्तु एक ही व्यक्ति के समक्ष सत्यता का प्रमाण है, सभी के समक्ष नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब किसी विचारधारा या घटना या किसी वस्तु की सत्यता सार्वभौमिक बन जाए, यानी कि उसे हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उसे सत्य मानने लगे, तो वो वस्तुनिष्ठ कहलाती है। सभी की नज़रों में, सभी के दृष्टि में वो चीज़ सत्य हो जाए। जैसे 2 और +2 = 4, तो कोई तीसरा या अन्य व्यक्ति उस चीज़ को 5 या 3 नहीं कह सकता, 2 ही कहता। तो ये जो एक घटना है, ये जो एक सवाल है, ये वस्तुनिष्ठ सवाल है। तो अगस्त कॉम्ट का जो कहने का तात्पर्य है कि जो तीसरी स्टेज में आके समाज की जो स्थिति बनी है वो पॉजिटिविज्म की स्थिति है, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क ने ऐसा विकास किया। तो असली जो मेन मुद्दा है समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट का 3 स्टेजेस का जो नियम है वो ये है कि अगस्त कॉम्ट का सबसे ज़्यादा जोर कहाँ है, सबसे ज़्यादा जोर था वो ये था कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन भी साधनों द्वारा, जिन भी टेक्निक्स द्वारा, जिन भी मेथड्स द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से समाजशास्त्र यानी कि सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र का अध्ययन भी उसी तरीके से किया जाए। क्योंकि समाजशास्त्र के अंदर वो सारी टेक्निक्स, वो सारे मेथड्स, प्रोसेस, फेनोमेनास उपलब्ध हैं जो प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली है। तो ये मेन मुद्दा था अगस्त कॉम्ट का कि भी हम भी समाजशास्त्र का अध्ययन इस तरह करें जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में तो आप समझ रहे होंगे ना कौन कौन से विज्ञान आते हैं। गणित है, खगोल शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे प्राकृतिक विज्ञान हैं। तो इन प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर ही, जिस तर्ज पर प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के विधि बनाई जाती हैं, प्राकृतिक विज्ञानों का अनुसंधान किया जाता है, उसी तरह से समाजशास्त्र के सिद्धांत बनाए जाएं, उसी तरह से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए। क्योंकि समाजशास्त्र के पास सिद्धांतों को बनाने के लिए पद्धति है, हमारे पास सामग्री है, हमारे पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनके कारण एक विषय को विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है। तो मेन मुद्दा ये है कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा देने में जितनी भी सारी कोशिशें प्राथमिक रूप से हुई हैं वो सारी अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही की गई हैं। तो ये है आज का जो मुद्दा है 3 स्तरों का नियम है। मुझे लगता है, मुझे जो थोड़ा सा आइडिया है वो ये कि आप इस लेक्चर में, आधे घंटे के लेक्चर में, आपको कहीं ना कहीं 3 स्तरों के नियम अगस्त कॉम्ट के बारे में छोटी या थोड़ी बहुत जानकारियाँ, या 3 स्तर के नियम में जो भी बातें बताई गई हैं या व्याख्या है, इसकी आपको कहीं ना कहीं समझ में कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। तो क्या है कि ये लेक्चर आप देखें भी, इस लेक्चर को थोड़ा सा समझें, उसके बाद में अपनी किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाएगी और आपकी डीपली मेमोरी बनेगी इस चैप्टर पर, लेक्चर। धन्यवाद।